नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, मैं आप लोगों को अपने चैनल पे मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली जो इमोशन है, जिसको हम हिंदी में भाव बोलते हैं, उसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। या जो हमारे इमोशनल, हम किसी चीज़ पे अगर हमको इमोशन आते हैं, कोई थॉट्स आता है, जब इसे इमोशन में हम खुशी होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, एंगर में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो ये सब जो है इमोशन के ही प्रकार है। लेकिन जब इंसान अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स को, अपनी मेमोरी को और अपने एक्शन पे कंट्रोल करना जान जाता है, अपनी इंटेलिजेंट का यूज करते हुए, अपनी बुद्धि के जरिए जब हम अपनी भाव की बातों को, अपनी जो अंदर की हमारी थॉट्स हैं, हमारे जो इमोशन है, उन पे हमारा इंटेलिजेंट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि चुनाव का समय है, तो सरकार को मालूम है कि अगर इस समय हम बच्चों के लिए वैकेंसी देंगे या जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के वादे करेंगे, तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा गवर्नमेंट कोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जो सरकार है वो हमारे इमोशन को इंटेलिजेंटली समझ रही है। जैसे मोदी को मालूम है, अगर मैं अपनी तरफ से इमोशन का यूज करूँगा, बोलूँगा मेरे देश के प्यारे भाइयों, नागरिकों, तो लोगों को लगेगा कि हमारे ही बीच का आदमी है। हर जगह, हर राज्य में जाके उनकी लोकल लैंग्वेज बोल के लोगों को अट्रैक्ट करना। जैसे बिजनेस में होता है कि देश का बैंक, तो दो लोगों को लगता है कि यार ये बैंक देश के लिए काम कर रही है। ऐसे कोई प्रोडक्ट आया तो स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेश के नाम पे क्या है, तुम्हारे इमोशन का इंटेलिजेंट यूज करके स्वदेशी के नाम पे कि हम सब भारतीय हैं, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंट बोलते हैं। जैसे कोई आदमी दुखी है, कोई परेशान है, तो उसके भावनाओं को समझना, उसके बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जो एक्शन है, उन पे अपना काबू बनाना, जानना, उसके इंटेलिजेंस की गहराई तक उतरना, यही जो है इमोशनल इंटेलिजेंस है। जैसे मान लो फ्रेंड कह दे कि यार अभी वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो अब हमको उसके इमोशन को समझना है। हम इंटेलिजेंस समझ रहे हैं कि यार रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो या तो किसी काम में लगा होगा, या तो कोई कहीं पे होगा, या किसी और कारणवश से दुखी होगा जिसकी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो हम उसी हिसाब से एक्शन लेते हैं, जहां हम अपने इमोशन का यूज कर अपने थॉट्स को चेंज करते हैं। कि अभी मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो हम जब इमोशनली समझदार होते हैं, तो हम ज़्यादा काम, ज़्यादा पीस, ज़्यादा लवेबल, ज़्यादा काइंडनेस, ज़्यादा इंटीग्रिटी हमारे अंदर आती है। हम अपनी विचारों पे, अपने भावों पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल होता है, ज़्यादा समझ पैदा होती है। जो हमारे अंदर शांति, दया, करुणा, कंपैशन, ये सारी चीज़ें, इम्पैथी दूसरों के लिए पैदा करती है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी को साइकोलॉजी की भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंट बोलते हैं। कि जब हम अपने ईक्यू का, इमोशनल क्वालिटी का यूज करते हैं, एक हमारी आईक्यू होती है जिसको हम इंटेलिजेंट क्वालिटी बोलते हैं, एक ईक्यू होता है जब हम अपने इमोशनल क्वालिटी का यूज करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने मेमोरी को, अपने जो अपने अंदर उठने वाले जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर उठने वाली हमारी डिजायर्स हैं, उनको हम समझते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करना जानते हैं। वही जो पूरी साइकोलॉजी है इंसान की समझने की, इमोशन की, उसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंट बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो समझ लेते हैं फिल्म के जरिए, जो है बुद्धिमान लोग हैं, वो जनता क्या चाह रही है उसकी समझ लेते हैं। पॉलिटिक्स में जनता का भी क्या विचार है, क्या रुझान है, आइडियोलॉजी वाले समझ लेते हैं, उनके इमोशन के साथ खेलते हैं। जैसे टेररिस्ट होते हैं, आईएसआई वाले होते हैं, आईएस, तो ये सब क्या करते हैं, या जो मोहम्मदीन होते हैं, या और भी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, अलकायदा, ये लोगों की साइकोलॉजी, उनके इमोशन को पढ़ लेते हैं, इंटेलिजेंट उनका समझ लेते हैं कि ये आदमी कहाँ पीड़ित है, कहाँ परेशानी है। जैसे जो स्मार्ट होते हैं
समझदार लोग होते हैं, जो वैलिडेशन सीकर होते हैं, वो पुश एंड पुल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसको ऑपरेशनल कंडीशनिंग, जिसको इवान पावलो की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बात करती है। इसी प्रकार से हम ऑब्जर्वेशन बिहेवियर के जरिए लोगों के जो है थिंकिंग और समाज के जो एक आइडिया है उस पर लगा लेते हैं। जैसे कि जो इसकी फिलॉसफी आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ऑब्जर्वेशन जो अल्बर्ट बंडूरा की फिलॉसफी है वो इसी पे बेस्ड है। दूसरी इमोशन की खुद की कुछ साइकोलॉजी है की थ्योरियाँ, जैसे जेम्स लैंज की थ्योरी है, जो हम किसी भी चीज़ पे हमारे इमोशन पहले नहीं आते, पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करती, जहीं कहीं से हम कुछ देखे कितनी गहराई है तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। कोई हमने बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ देखी तो हमारे बॉडी में ट्रबल हो जाता है, जिसकी वजह से हम फियर महसूस करते हैं, और वही हमारे अंदर इमोशन पैदा करती है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी की अवेयरनेस को समझते हैं, अपने बॉडी की रिएक्शन को समझते हैं। इसी थ्योरी को जो है जेम्स लैंज थ्योरी बोला जाता है। ये इमोशन साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। दूसरी थ्योरी कैनन बार्ड थ्योरी है। ये इमोशन पे बेस्ड थ्योरी है। जब हम अपने इमोशन, अपने आंसू, अपने को कंट्रोल करना अपने बॉडी रिएक्शन के साथ साथ हो देखते हैं। जैसे ही हमारी किसी से लड़ाई हो गई, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा दिल तेज होने लगता है, हम पूरी तरीके से उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं। जो हमारा एमाइडीला होता है, जहाँ से जो हमारे इमोशन का सेंटर होता है, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बायोलॉजी में बोलते हैं, वहाँ से क्रिएट होता है, हार्ट बीट तेज होती है, हम रिएक्शन करने के लागू हो जाते हैं। अगर इसको आप देखें तो हम जो अगर लॉ में देखें तो इसका यूज हम लगा सकते हैं, जैसे जहाँ पे मर्डर में जो है एक्सेप्शन मिल जाता है, इस प्रकार की जो थ्योरियाँ होती हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो आप इसको जो है कहीं ना कहीं जेम्स लॉर्ड कैनन बार्ड की थ्योरी से लिंक कर सकते हैं कि उतनी समय सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में जब मर्डर नहीं बनता है तो आप कैनन बार्ड की थ्योरी का यूज कर सकते हैं। ये वही थ्योरी है जब इंसान अपने जो इमोशन और बॉडी रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है उस पर जो उसका सडन एंड ग्रेव जो कंट्रोलिंग क्षमता है, या इन सारी चीज़ों की वजह से जो करता है, तो इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं, और उसी हिसाब से हमें जो अपने दिमाग में अपनी एक थिंकिंग पैदा कर लेते हैं। कॉग्निटिव अप्रोचल थ्योरी जो लेजारस के द्वारा दी गई है, इस थ्योरी में जो हमारे इमोशन होती हैं, जो हमारे थिंकिंग होती है, सोचने का नज़रिया होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से जज करते हैं। किसी के लिए उस सिचुएशन में जो होता है, कहीं देखे कि कहीं अगर मान लो कोई आदमी को कोई दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत लोग है करुणा से भर जाते हैं। कुछ लोग इमोशनली अपने को स्टेबल करे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम इसको क्रिमिनोलॉजी के उससे देखें तो ये लम्ब्रोसो की थ्योरी से आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि कुछ लोग जन्मजाति क्रिमिनल पैदा होते हैं, उनमें इनेट बिहेवियर पाया जाता है। उसकी जो क्रिमिनोलॉजी की साइकोलॉजी है उसको आप वो नहीं कर सकते, वो जन्मजाति क्रिमिनल्स है, वो उसमें कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स पाए जाते हैं वैसे, जो कि वो कठोर होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसी प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं कि इमोशन है उस सिचुएशन में कि एक आदमी मारेगा तो उसको दर्द होगा, परेशानी होगी, टेंशन में आ जाएगा, इमोशन उसके अंदर जागेंगे, लेकिन एक आदमी को वही नहीं फर्क होगा। तो हम अपनी सिचुएशन को कैसे जज करते हैं उस पे हिसाब से कि हम उस अपने जो माइंड का यूज करके कॉग्निटिव अप्रेजल लेते हैं कि नहीं लेते। इसी की जो थ्योरी है, इसी को लेजारस की थ्योरी बोलते हैं कि किसी के लिए वो फेलर का काम कर सकता है, कोई आदमी उसी से लेसन ले सकता है। तो इमोशन सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति पे, अपने अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड है। जो ज़्यादा मजबूत आदमी होगा उसको मृत्यु में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो आसानी से टूट जाएंगे, कुछ लोग इमोशनली ज़्यादा मजबूत होंगे। तो यही जो थ्योरी है लेजारस की थ्योरी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इसी को हम कॉग्निटिव अप्रोचल थ्योरी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आई होगी। कभी कभी कुछ लोगों के इमोशन जन्मजाति होते हैं कि वो जल्दी इमोशनली हो जाते हैं, नेचुरल होते हैं, इवोल्यूशनरी बेसिस पे होते हैं। जैसा हार्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है
कि कुछ लोग होते हैं वो जन्मजाति उनके इमोशन ऐसे रहते हैं। इसे बायोलॉजी में जीन थ्योरी है कि अगर तुम्हारे माता पिता के जिस प्रकार के ट्रेट्स रहे हैं, जिस प्रकार के उनके पर्सनालिटी रही है, वैसे उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग में वही चीज़ें देखने को मिलती है। जो माता पिता बचपन से चिड़चिड़े थे, एंजाइटी से भरे थे, उनके बच्चों में भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं जो शांत होते हैं, कंपैशन, लवलेबल, काइंडनेस, तो उनके बच्चों में भी वैसे ही इमोशन देखने को मिलते हैं। तो इमोशन कोई एक वैसा नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। कुछ नेचुरल होता है कि कोई जो होता है उनका मुंह होता है हमेशा हंसमुख प्रकार का बना होता है, चेहरे की बनावट पे भी इमोशन डिपेंड करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। बायोलॉजी में इमोशन का जो सेंटर होता है वो लिम्बिक सिस्टम होता है। जो हमारी एमाइडाला होती है वो हमको कब इंगर करना है, कब किसके खिलाफ नाराज़गी है, कब हमको डेंजर हो रहा है, कब हमारे अंदर फियर पैदा हो रहा है, फियर सोसाइटी का, सेम का, गिल्ट का, आपने जो गलत काम करा है, आपके माइंड जो है, आपका फोटो फ्रेम मेमोरी है, वो उस चीज़ को पचा नहीं पा रही है तो वो डेंजर डिटेक्ट कर रही। तो ये सारी चीज़ें एमाइडाला में बनती हैं। फिर एक हमारी ब्रेन का प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जहाँ से हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, अपने अंदर की भावनाएं, इच्छाओं पे कंट्रोल करते हैं, लॉजिक पे अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं। जो हम फिलॉसफी में स्टोइक पढ़ते हैं कि अपने कंट्रोल करो, अपने एक्शन पे कंट्रोल करो, तो वो भी चीज़ ये कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं। हिप्पोकैम्पस में जो हमने चीज़ें देखी हैं, लोगों से सीखा है, समाज से सीखा है, अपनी पर्सनालिटी से सीखा है, एक्सप्लोर करके सीखा है, वही हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। जो हमारे कहीं ना कहीं जो है सब कॉन्शियस में चीज़ें पड़ी होती हैं, जिसको जो है सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है साइको एनालिसिस, वो इसके बारे में बात करती है। मतलब साइको को तुम अपने माइंड को एनालिसिस करते हो, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, विचार है, जो तुमने पढ़ा है, स्मृतियाँ हैं, वो सब मेमोरी में फीड होती हैं, वही तुम्हारे सब कॉन्शियस में पड़ी होती हैं, जिसको वो ईगो बोलता है। तो ईगो जो होता है वो आईडी और सुपर ईगो के बीच में हमेशा जो है चीज़ों को बैलेंस करता है, उससे भी इमोशन जनरेट होते हैं। तो इमोशन कभी भी खराब नहीं होते। इमोशन हमको, अगर हम गिरते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, तो हमको मजबूत करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हमको फियर से बचाते हैं, हमारे एंगर को जो है कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम अपने जो इमोशन होते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं। कभी कभी सैडनेस जो होती है, दुख होता है, हमारी जो समस्याएं होती हैं, हमारे अंदर की जो कैथार्सिस जिसको बोलते हैं, कि हम अगर दुखी होते हैं, इमोशन से भरे होते हैं, तो हम कुछ ड्रामा वाली मूवी देख लेते हैं, एक्शन वाली मूवी देख लेते हैं, या थोड़ी देर रो लेते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं। तो कैथार्सिस को भी मैं समझाऊंगा, तो बस हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। जो इमोशन अनकंट्रोलेबल होते हैं उनको हम कैथार्सिस के जरिए रो के, बांट के, अपनी भावनाओं को दूसरों को बता के, थोड़ी देर अपने विचारों को समझ के ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम जो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो हम मॉडर्न साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, या जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, या पर्सनालिटी जो हमारा डिसऑर्डर हो जाता है, उसको हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। तो थोड़ी देर शांत रहें, ब्रीथ लें, अपने थॉट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये सब तो अपने थॉट्स, डिजायर से ही चल रहा है। आपकी थिंकिंग, इमोशन, जो आपके मेमोरी में चीज़ें भरी हैं, या जो आपका शैडो जंग है, जहाँ आप एंजाइटी, डिप्रेशन, सेम, डिजायर, ये सब चीज़ें जो गिल्टी में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो आप सप्रेस करके बैठे हैं, दबाए हुए हैं, जो आपकी एनर्जी है वो आपको परेशान करती है। तो उन चीज़ों को समझें, ऑब्जर्व करें, एक प्रकार से विटनेस की तरीके देखें, न चूज करें, न कुछ करें, न रिएक्ट करें, सिर्फ रिस्पॉन्स करें। तो अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ही आप अपने इमोशनल का बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, जिससे आप सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, आप अपनी फीलिंग को समझ पाएंगे, अपने को मैनेजमेंट कर पाएंगे, बेहतर कंट्रोल होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होगा। आप समाज को, लोगों को भी, अपने बिहेवियर को, लोगों की थिंकिंग, पर्सनालिटी, आइडियोलॉजी और जो
सोसाइटी के रूल्स हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उन पे आपकी प्रैक्टिकल जो थिंकिंग है पैदा होगी। दूसरों के प्रति कंपैशन, हानेस्टी, इंटीग्रिटी आएगी। वही एप्लीकेशन आप जिंदगी में ज़्यादा बैलेंस, मैच्योर और एक बेहतर बैलेंस पर्सनालिटी बनेंगे। रिलेशनशिप बेहतर रहेगा। कैरियर में कोई भी उतार चढ़ाव को आपको मैनेज करने की क्षमता आएगी। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बेहतर होगी। लोगों से आपके रिलेशन बेहतर रहेंगे। सोशल जो समाज में डिसऑर्डर है वो भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट को, अपनी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट को, एजुकेशनल कॉन्फ्लिक्ट को, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अपनी इमोशनल क्वालिटी पे आपका ज़बरदस्त जो है बैलेंस रहेगा, रिस्पॉन्ड रिएक्शन रहेगा, जिससे आप बेहतर तरीके से जो है अपनी बॉडी की सच्चाई, अपने थिंकिंग, पर्सनालिटी, फीलिंग जो आपको ट्रिगर करता है, या जो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से कहाँ रिस्पॉन्स देना है, कहाँ शांत रहना है, ये सब चीज़ें आपके अंदर आएंगी। तो जब तुम अपनी जो भावनाएं, बुद्धा कहते हैं कि भावनाएं आती जाती हैं, अगर तुम उनको सारथी बन के विटनेस की तरीके देखोगे तो तुम अपने को जान पाओगे, अपने इमोशनल इंटेलिजेंट, अपने इमोशनल क्वालिटी को समझ पाओगे। जैसे बड़े बड़े जादूगर होते हैं, वो हमारे इमोशन को समझते हैं, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंट का यूज करके हुए जादू दिखाते हैं, माइंड रीडिंग का यूज करते हैं। तो आप इसको हर एंगल से लगा सकते हैं। सोसाइटी में आप इमोशन का इंटेलिजेंस, जो सोसाइटी की अभी क्या डिमांड है, सोसाइटी क्या चाह रही है, लोगों की क्या थिंकिंग है, लोगों की कौन कौन सी समस्या है, कौन लोग हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, सेम गिल्टी से जूझ रहे हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, किसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या तरीका है, लोगों की साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, लोगों की बिहेवियरल साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, बिजनेस साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, इमोशनल साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, रिलेशनशिप साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, कैरियर साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है। तो ये इमोशन जो है आपको समझदार बनाता है, मजबूत बनाता है। बुद्ध कहते हैं भावनाएं बादलों की तरह हैं, आती जाती हैं, पर तुम आसमान हो, क्योंकि तुम ही इनको ऑब्जर्व कर रहे हो। अपने इमोशनल क्वालिटी को जब तुम भावनाओं में, हमको देखना है, समझना है, साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना है, पर उसमें डूब नहीं जाना है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। जैसा जो है कबीर कहते हैं कि जब मैं था तभी तक अंधेरा था, क्योंकि जो तुम्हारा ईगो था तुमको अपने बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। अब तुम अपने इमोशन पे कंट्रोल करे हो, इमोशन को समझ रहे हो, इमोशन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अब जो तुम्हारे अंदर शैडो जंग, काल जंग वाला भरा है कि डिजायर है, कल्पनाएं हैं, एंजाइटी है, ब्लेम है, सेम है, अब तुम उससे बाहर निकल रहे हो, क्रिएटिविटी आ रही, तुम्हारा अहंकार खत्म हो रहा है। अब तुम अपने को सेल्फ तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो। जो अभी तुम्हारा ईगो भरा था वो सुपर ईगो में पहुंच चुका है। जैसा जो है सिग्मंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी बोलती है कि जिस सेल्फ को तुम अब तक मान के बैठे थे कि यही परमानेंट है, सेल्फ क्या एक रिवर की तरह फ्लोइंग कर रहा है, रोज उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे तुम सीख रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो, जैसा बिहेव कर रहे हो, जैसा तुम एटीट्यूड रख रहे हो, जैसा थिंकिंग डेवलप कर रहे हो, उसी हिसाब से जो तुम्हारा ईगो है वो डिजॉल्व हो रहा है। अब दिल और दिमाग में एक द्वंद्व नहीं है, संतुलन है, जो मैंने आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस बताया था, जहां अब भावनाएं या तुम्हारी जो इच्छाएं हैं अब वो दुश्मन नहीं है, बल्कि अब तुमको एक नई टीचिंग, नया प्रकाश, नई जो रोशनी है वो आगे दिख रही है। अब तुम्हारा ईक्यू ऊंचाई तक सोच पा रहा है, गहरी समझ डेवलप कर रहा है, इसीलिए वो शांत हो गया है। तभी अब तुमको जिंदगी का जो असली मीनिंग मिलेगी, नहीं तो तुम लाइफ को अपसर्ड मानते रहोगे, अल्बर्ट कामस की तरह कि किसी की चुप्पी को भी पढ़ना सीख ले दोस्त। हर बार दर्द आवाज करके नहीं आता है। अगर तुम किसी की चुप्पी को, किसी के अंदर के इमोशन को समझ सकते हो तो तुम उनके बिना बताए हुए भी उनके दर्द को समझ सकते हो। यही तुम्हारी करुणा है, यही तुम्हारी एम्पैथी, यही दूसरों के लिए तुम्हारी भावनाएं हैं जो तुम महसूस कर रहे हो। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो इसी उमंग और उत्साह के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक जो चैनल पे नए हैं तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।